मेरे पहले जीवन में मुझे न्यूयॉर्क के कुलीन वर्ग की याददाश्त खो चुकी एक उत्तराधिकारिणी मिली और मैंने 3 साल तक उसकी देखभाल की। जब उसकी याददाश्त वापस आई तो उसने मुझे अपनी प्रतिष्ठा पर एक दाग के रूप में देखा। उसने अपने आदमियों से मुझे एक जूट के बोरे में भरवाकर ईस्ट नदी में फेंकवा दिया। इस जीवन में मुझे वो फिर से मिली और मैंने उसे पूरी तरह से बर्बाद करने की एक नफरत भरी कसम खाई। 3 साल बाद जब मैनहट्टन की उस राजकुमारी की यादें वापस आई और उसे इस सच्चाई का सामना करना पड़ा कि वह अब 2 बच्चों की शादीशुदा मां है, तो वह पूरी तरह से अवाक रह गई। नदी के बर्फीले पानी ने मेरी नाक और गले को भर दिया। दम घुटने का एहसास हर पल तेज होता जा रहा था। मैं केवल घाट से टकराने वाली लहरों की आवाज सुन सकता था और दूर से मोटरबोट की गड़गड़ाहट जैसे ही काले कपड़े पहने हुए आदमी दूर चले गए। उन्होंने मुझे अंदर फेंकने से पहले बोरे में एक सिंडर ब्लॉक, भारी पत्थर, बांध दिया था। उनके आखिरी शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। उस औरत ने कहा था, तुम्हारे शरीर को साबुत छोड़ना एक मेहरबानी है। वो ठंडी, भावहीन आवाज मेरे दिमाग में बार बार चल रही थी। विक्टोरिया वैंडरहॉल, तुम एक बेरहम चुड़ैल हो। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से केवल एक गड़गड़ाहट की आवाज ही निकली। 3 साल पहले मुझे डंपस्टर के पास याददाश्त खो चुकी विक्टोरिया मिली थी। 3 साल तक मैंने उस पर जान छिड़की, अपनी हैसियत के हिसाब से उसे हर बेहतरीन चीज दी। वो एक कोरी स्लेट थी, पूरी तरह से मुझ पर निर्भर थी। वह एक गिलास पानी लेकर मेरे काम से घर आने का इंतजार करती थी और जब मैं देर रात तक काम करता तो वो चुपचाप मेरे साथ बैठी रहती थी। हमें प्यार हो गया। मैंने उसके साथ एक रानी जैसा व्यवहार किया। मैं जो भी सबसे अच्छा कर सकता था वो सब उसके लिए खरीदा। मैं एक अंगूठी के लिए पैसे भी बचा रहा था। लेकिन 2 हफ्ते पहले उसकी याददाश्त वापस आ गई। जैसे ही उसे सब याद आया, उसने मुझे ऐसे देखना शुरू कर दिया जैसे मैं कोई ऐसी चीज हूं जिसे उसने अपने जूते से खर्च कर निकाला हो। उसने मुझे बताया कि वह एक वैंडरहोल है जो न्यूयॉर्क के सबसे धनी परिवारों में से एक है। उसने कहा कि हमारे साथ बिताए 3 साल एक दाग से ज्यादा कच नहीं थे जो उसे तब लगे जब वह अपने होश में नहीं थी। उसने सब खत्म करने के लिए मुझे एक चेक की पेशकश की। मुझे लगा कि बस इतना ही होगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मुझे पूरी तरह से मिटा देना चाहेगी। किसी भी अच्छे काम का सिला बिना सजा के नहीं मिलता। शायद मैंने ऐसा ही सोचा था जब मेरी चेतना लुप्त हो रही थी। शायद ये अच्छे के लिए ही था। कम से कम मुझे उसका वो झूठा चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सब कुछ अंधेरा हुआ, वो दमघोंटू दबाव गायब हो गया। मेरी आंखें झटके से खुल गई। मैंने एक तेज सफेद रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी। गंध नदी के कीचड़ जैसी नहीं थी। मेरे फेफड़े साफ, आसान हवा से भर गए। ये क्या बकवास है? क्या मुझे अभी अभी नदी में नहीं फेंका गया था? मैंने अपने कपड़े टटोले। मैंने पजामा पहन रखा था और वह सूखा था। जब मैं अपने नाइट स्टैंड पर रखे फोन को देखने के लिए मुड़ा तो मेरे सिर में दर्द हुआ। स्क्रीन की लाइट जल रही थी। समय और तारीख साफ चमक रहे थे। 15 सितंबर 2022, शाम 7:15 बजे। ये 3 साल पहले का समय था। 3 साल। क्या मुझे एक और मौका मिला? क्या मैं वापस आ गया हूं? मैं बिस्तर पर झटके से उठ बैठा। मेरा दिल मेरी पसलियों टकरा रहा था। यह कोई सपना नहीं था। मेरे फोन की तारीख, गूगल न्यूज की सुर्खियां, यहां तक कि कल रात के निक्स गेम का स्कोर भी। यह सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा 3 साल पहले था। मैं वापस आ गया था। 3 साल पहले अतीत में मेरा पुनर्जन्म हुआ था। खुशी की उस शुरुआती लहर की जगह तुरंत एक गहरी नफरत ने ले ली। मैं अपना बदला लेने जा रहा था। विक्टोरिया वैंडरहोल, तुम मेरी कर्जदार हो और इस जीवन में मैं तुम्हें इसे 1000 गुना वापस चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। एक गहरी सांस लेते हैं मैं खिड़की की ओर चला गया।
नीचे स्ट्रीट लाइट ने फुटपाथ पर एक पीली रोशनी बिखेर रखी थी। क्वींस में मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के प्रवेश द्वार पर लगे डंपस्टर के पास एक युवती बैठी थी, जिसकी पीठ एक पतली अकेली छाया जैसी दिख रही थी। उसकी ड्रेस गंदगी से सनी थी, उसके बाल उलझे हुए थे। ये विक्टोरिया थी। पिछली बार मेरे बेवकूफ दयालु दिल ने मुझे उसे घर ले जाने पर मजबूर किया था। एक 3 साल का नाटक शुरू हुआ, जिसका अंत मेरे एक बोरे में बंद होकर नदी के तल में जाने के साथ हुआ। इस बार मैं उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसकी 3 साल की भूलने की बीमारी का उपयोग करने जा रहा था। तभी मेरी नजर एक लैंप पोस्ट पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। जर्सी में एक इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली प्लांट के लिए भर्ती का नोटिस। मैंने सुना था कि वे जगह बहुत क्रूर होती है। पैरों पर खड़े रहकर 12 घंटे की शिफ्ट। काम इतना दिमाग सुन्न करने वाला कि आप खड़े खड़े सकते हैं। मैनहट्टन की एक राजकुमारी से सर्किट बोर्ड असेंबल करवाना। हां, मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। मैंने अपनी जैकेट उठाई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ठंडी रात की हवा का एक झोंका मुझ पर गुजरा, लेकिन मैं अंदर ही अंदर जल रहा था। उसकी ओर उठाया गया मेरा हर कदम बदले की थाप जैसा लग रहा था। तुम्हें ठंड लग रही है, मेरे साथ आओ। मैं सीधे उसके पास गया और बोला। मेरी आवाज सपाट थी। अभी उसके पास कोई याद नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। वह भूखी थी और उसकी पतली ड्रेस उसे पतझड़ की ठंड से कोई सुरक्षा नहीं दे रही थी। मुझे पता था कि उसके लिए इस पल में मैं एक तारणहार जैसा दिख रहा हूंगा। हवा तेज हो गई और वो कांप उठी। अपनी बाहों को खुद के चारों ओर लपेट लिया। उसने ऊपर देखा। एक ऐसा चेहरा दिखा जो गंदा था लेकिन निर्विवाद रूप से अति सुंदर था। उसकी पलकें धूल से सनी थी। उसकी आंखें एक खोए हुए खौफजदा भ्रम से चौड़ी थी। कौन? तुम कौन हो? विक्टोरिया की आवाज एक नाजुक, कांपती हुई फुसफुसाहट थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस वही दोहराया जो मैंने कहा था। तुम्हें ठंड लग रही है, मेरे साथ आओ। इसके साथ मैं मुड़ा और दूर जाने लगा। मैंने अपने पीछे कदमों की हल्की, हिचकिचाती हुई आहट सुनी। वो पीछे आ रही थी। मैंने अपने कंधे के ऊपर से देखा। वो एक आवारा बिल्ली के बच्चे की तरह लैंग रही थी, जो सावधानी से जीवन रेखा स्वीकार कर रही थी। मैंने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और बाथरूम की ओर इशारा किया। जाओ, साफ हो जाओ। वो एक सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ी। विक्टोरिया एक मलबे की तरह लग रही थी। गंदगी ने उसके आश्चर्यजनक रूप को छिपा रखा था। अगर वह साफ होती तो घंटों पहले ही कोई और उसे उठा ले गया होता। मैंने उसके लिए शॉवर चालू किया, तापमान सेट किया और उसे एक साफ तौलिया फेंका। बहुत गर्म पानी है, सुनिश्चित करो कि तुम वह सारी गंदगी साफ कर लो। मैंने दरवाजा बंद किया और रसोई में चला गया। मैंने फ्रिज से अंडों का एक कार्टन, कुछ पालक और इंस्टेंट रेमन का एक पैकेट निकाला। मैंने 2 साधारण कटोरे पकाए, उनके ऊपर एक तला हुआ अंडा डाला और हरे प्याज की भी परवाह नहीं की। मेरे पहले जीवन में मैं उसके लिए दावत पकाता था और बदले में उसने मुझे एक दाग कहा। इस बार वो रेमन खा सकती है। शॉवर की आवाज बंद हो गई। विक्टोरिया बाहर आई। उसके बाल गीले थे। वो मेरी एक पुरानी टी शर्ट पहने हुए थी जो उसके शरीर पर लटक रही थी। उसकी आंखें शर्मीली और अनिश्चित थी। बैठ जाओ, खाओ। मैंने अपने सामने वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। वो तुरंत दौड़कर आई। खाने की महक से उसने जोर से थूक निगला। उसने कांटा उठाया और नूडल्स निगलना शुरू कर दिया। जीभ जलने पर वह करहा रही थी, लेकिन कभी नहीं रुकी। वो स्पष्ट रूप से भूखी थी। मैंने धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से खाया, उस चेहरे को देखते हुए जिससे मैंने कभी जुनून की हद तक प्यार किया था। वही चेहरा जिसने मुझे मौत के घाट उतारा था।
मेरे अंदर नफरत एक कांटेदार बैल की तरह बढ़ गई। जब उसने खाना खत्म किया तो उसने मुझे देखा, अपनी गोद में अपने हाथों को मरोड़ते हुए। धन्यवाद। मैंने अपना मुंह पोंछा और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। क्या तुम रुकना चाहती हो, क्योंकि मैं यहां कोई खैरात नहीं बांट रहा हूं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मेरी शर्ट के किनारे को पकड़ लिया। मैं काम कर सकती हूं। मैं कुछ भी करूंगी। काम? मैं हंसा। एक छोटी, बिना हास्य की आवाज। मैं खड़ा हुआ और उसके पास गया, अपनी पूरी ऊंचाई से उसे नीचे देखते हुए। ये सौदा है। तुम मेरी औरत बनोगी। तुम आज रात मेरे साथ सोओगी। उसका सिर झटके ऊपर उठा, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। क्या? तुमने क्या कहा? तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैं उसके करीब झुका। मेरी आवाज धीमी और डराने वाली थी। या तो तुम रुको और मेरी औरत बनो, या अभी बाहर निकल जाओ। उसने दरवाजे की ओर देखा, फिर मेरी ओर वापस। उसकी आंखों में संघर्ष टिमटिमाया और मर गया, उसकी वास्तविकता के भार से कुचल गया। ठीक है, मैं ये करूंगी। उसकी आवाज बिना बहे आंसुओं से रुंध गई थी। मैंने उसे कलाई से पकड़ा और बेडरूम की ओर खींचा। वो लड़खड़ाई और एक आंसू निकल गया, जो चुपचाप फर्श पर गिर गया। पिछली बार मैंने उसके साथ एक अनमोल खजाने की तरह व्यवहार किया था, जैसे कि वो कांच की बनी हो। लेकिन इस बार बेडरूम का दरवाजा बंद हो गया। डेड बोल्ट एक अंतिम ठग की आवाज के साथ लग गया। वो कसाईखाने में जाने वाले एक मेमने की तरह लग रही थी, लेकिन मेरी आंखों में गर्मी का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे उसकी तरह की लड़कियों का पता था। विक्टोरिया पहले कभी किसी आदमी के साथ नहीं रही थी। आज रात वो ये जानने वाली थी कि ये कैसा लगता है। रात के पहले भाग में उसके रोने की आवाज कभी नहीं रुकी। दबी हुई, दिल टूटने वाली सिसकियां। उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। उसका शरीर एक पत्ते की तरह कांप रहा था, लेकिन उसमें जोर से रोने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं हेडर बोर्ड के सहारे झुक गया, उसे एक गेंद की तरह सिकुड़े हुए देखते हुए। उसकी पीली त्वचा गुस्से से लाल हो गई थी। मानना पड़ेगा, उस अमीरजादी का शरीर कमाल का था। इतनी दयनीय दिखने पर भी वह अभी भी आकर्षक थी। विक्टोरिया वैनरहोल, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ऊंची और महान हो, है ना? मुझे आश्चर्य है कि जब तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी और तुम्हें आज रात का अपमान याद आएगा तो तुम क्या सोचोगी। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मैं विक्टोरिया से नफरत करता था, लेकिन मैं कोई पूरी तरह से राक्षस नहीं था। अगले दिन वो इतनी थक गई थी कि वह बिस्तर से नहीं उठ सकी। तुम बस आज आराम करो, हनी, मैंने उसे बताया, उसके माथे को चूमते हुए। मैंने उसे पूरा दिन बिस्तर पर लेटे रहने दिया। उसने बस मुंह बनाया, मुझे उन बड़ी, पानी भरी आंखों से घूरती रही जब मैं काम पर निकला। उस रात मैं घर आया और हमने वो सब फिर से किया। अगले एक हफ्ते तक उसने अपनी रातें मेरे साथ तालमेल बिठाने की कोशिश में बिताई, और हर गुजरते दिन के साथ वो अधिक जुड़ती गई, अधिक निर्भर होती गई। एक हफ्ते के बाद उसकी ऊर्जा वापस आ गई थी। उसकी आत्मा ठीक हो गई लग रही थी। उसने खुद भी पहल करना शुरू कर दिया था। तभी मैंने अपने बदले का दूसरा चरण शुरू किया। बेब, मेरी कंपनी में चीजें बहुत खराब चल रही हैं, मैंने एक रात उसे बताया, अपना सबसे उदास चेहरा बनाते हुए। उन्होंने मुझे 3 महीने से पैसे नहीं दिए हैं। पैसे लगभग खत्म हो गए हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें भी नौकरी ढूंढना पड़ेगी। वास्तविकता में मैं अपनी फर्म का शीर्ष डिजाइनर था, एक ऐसा अहम हिस्सा जिसे वे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। मैं करोड़ों में कमा रहा था और मेरे पास बचत में 2.5 करोड़ रुपए से अधिक थे। मुझे नकदी की बिल्कुल कमी नहीं थी। मैंने अपनी बचत को क्रिप्टो में डालना भी शुरू कर दिया था। ये याद करते हैं कि 3 वर्षों में कुछ सिक्के हजारों, यहां तक कि 10,000% तक बढ़ने वाले हैं। 3 साल में
मेरे पास इतने पैसे होंगे जितने मैं कभी खर्च नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं संघर्षरत बॉयफ्रेंड की भूमिका निभा रहा था। साथ ही मैं अपने बिस्तर पर सो रही उस याददाश्त खो चुकी अमीरजादी को नीचा दिखा सकता था। मैं उसे एक कारखाने में भेजने जा रहा था ताकि वह जान सके कि वास्तविक आत्मा को कुचल देने वाला असेंबली लाइन का काम कैसा लगता है। ठीक है, मैं नौकरी ढूंढ लूंगी। वो बिना एक पल की हिचकिचाहट के मान गई। फिर उसके चेहरे पर डर की एक झलक पार कर गई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी करना आता है। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही एक जगह ढूंढ ली है। ये पास में ही एक कारखाना है, हमारे अपार्टमेंट से ज्यादा दूर नहीं। ये एक छोटी सी वर्कशॉप थी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन करती थी। काम शारीरिक रूप से कठिन नहीं था, लेकिन घंटे क्रूर थे। दिन में कम से कम 12 घंटे की 2 रोटेटिंग शिफ्ट। क्या तुम पहली बार मेरे साथ चलोगे? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे पता था कि वह नई जगहों से डरी हुई थी, अकेले जाने से डरती थी। अगले दिन मैं उसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट ले गया। ये जगह एक लंबी चलती असेंबली लाइन के ऊपर झुके नीले कॉलर वाले श्रमिकों से भरी हुई थी। एक बार जब बेल्ट चलना शुरू हो जाता था तो आपके पास पानी का एक घूंट पीने का भी समय नहीं होता था। काम सरल था, सर्किट बोर्डों पर छोटे पेंच लगाना। उत्तम। मैं रोमांचित था। विक्टोरिया ने असेंबली लाइन पर अपनी जगह ली और जल्दी ही बार बार होने वाले मोशन को समझ लिया। कड़ी मेहनत करो स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें आज दोपहर को लेने आऊंगा, मैंने कहा। मुझे अपने काम पर जाना था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह व्यवस्थित हो गई है, मैं जाने के लिए मुड़ा। मैं करूंगी, मैं हमारे लिए अच्छे पैसे कमाऊंगी, उसने कहा, मुझे थोड़ा सा फिस्ट बम देते हुए। उसका चेहरा दृढ़ आशावाद का एक मुखौटा था। उस दोपहर नहीं, उस शाम जब विक्टोरिया ने आखिरकार क्लॉक आउट किया तो पहले ही शाम के 7 बज चुके थे। वो अपने पैर घसीट रही थी, उसका शरीर थकान से चीख रहा था। लेकिन जैसे ही वह कारखाने के गेट से बाहर निकली और उसने मुझे इंतजार करते देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। हनी, तुम मुझे लेने आए। वह दौड़ कर आई, उसका चेहरा चमक रहा था। मैंने उसके माथे पर चूमा। क्या अंदर बहुत मुश्किल थी? उसने जवाब देने से पहले एक पल रुकी। यह थोड़ा थकाऊ है, लेकिन जब तक मुझे काम पूरा होने बाद तुम्हें देखने को मिलता है, मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। मैं मन ही मन हंसा। वो प्यार के इस भ्रम में इतनी डूबी हुई थी कि उसकी सामान्य समझ पूरी तरह से गायब हो गई थी, जो मेरे लिए बिल्कुल ठीक था। मैं उसे और कैसे प्रताड़ित करने वाला था। मैं उसे बर्गर और फ्राइड चिकन खिलाने ले गया। वे सभी खाली कैलोरी उसे तेजी से भारी होने में मदद करेंगी, जिससे उसे कारखाने में लंबे घंटों के लिए आवश्यक सहन शक्ति मिलेगी। देखा, मैं उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहा था, है ना? बेशक, उसे जंक फूड खिलाने के पीछे मेरा एक और मकसद था। असली विक्टोरिया अपनी शक्ल सूरत को लेकर जुनूनी तौर पर घमंडी थी। जब वह 3 साल में जागती और अपना नया भारी शरीर देखती तो वह पूरी तरह से अपना आपा खो देती। जब मैंने उसे घृणा से अपने प्रतिबिंब को घूरते हुए कल्पना की तो मैं अपने चेहरे पर फैलने वाली मुस्कान को नहीं रोक सका। जब हम घर पहुंचे तो हम अपनी सामान्य रात्रिकालीन दिनचर्या से गुजरे। वह पूरे दिन काम करने के बाद बहुत थक गई थी, लेकिन उसने फिर भी मेरे साथ तालमेल बिठाने के लिए खुद को मजबूर किया। अंततः बिस्तर पर एक ढेर की तरह गिर गई। एक मांसपेशी हिलाने के लिए भी बहुत थकी हुई थी। बहुत थके गई। अच्छा है, यही तो मैं चाहता था। और इस तरह ये शुरू हुआ। कभी एक महान इंसान और अमीरजादी ने अपनी नई जिंदगी हर दिन सर्किट बोर्डों पर छोटे घटकों को कसने में शुरू कर दी। शिफ्ट के बाद मैं उसे उठाता और उसे चिकना, उच्च कैलोरी वाला भोजन कराने ले जाता। रात में मैं उसे और व्यायाम के लिए बिस्तर पर खींच लेता। दिन हफ्तों में बदल गए। मेरे प्यार और समर्थन से उत्साहित होकर
वह कारखाने में 2 सप्ताह तक जीवित रहने में सफल रही। लेकिन एक दिन वो पीली और परेशान दिखी। हनी, क्या तुम मुझे दूसरी नौकरी ढूंढने में मदद कर सकते हो? ऐसा लग रहा था कि एक स्क्रू टर्नर के रूप में उसका करियर अपना आकर्षण खो रहा था। मैंने धीरे से उसके बालों को सहलाया। क्या हुआ? वो हिचकिचाई, फिर बड़बड़ाई, लाइन सुपरवाइजर। उसने मुझे छूने की कोशिश की। मैंने उसे रुकने के लिए कहा और अब वो हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। मेरे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। वह कमीना, वह मेरी योजना को बर्बाद करने वाला था। बस कुछ और दिनों के लिए डटी रहो, मैं कुछ सोचता हूं। ठीक है, मैंने उसे शांत किया और उसे डटे रहने के लिए कहा। अगले 3 दिनों तक मैंने अपना सारा खाली समय उस सुपरवाइजर पर नजर रखने में बिताया। ये पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वह कारखाने की 3 या 4 अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध बना रहा था। मैंने देखा कि काम के बाद उनमें से एक उसकी कार में खिसक गई। कार हिलने लगी। मैं बस मुस्कुराया और अपने फोन पर रिकॉर्डर हिट किया। उस रात मैंने वह वीडियो उस महिला के पति को भेज दिया। अगले दिन पति और उसके कुछ दोस्त कारखाने में आए और सुपरवाइजर को बुरी तरह पीटा। जब कारखाने के मालिक को कारण पता चला, उसने उसी समय सुपरवाइजर को नौकरी से निकाल दिया। जब मैंने विक्टोरिया को काम से उठाया तो वो मुस्करा रही थी, मेरे हाथ से चिपकी ही थी। ईथन, तुम विश्वास नहीं करोगे, जो सुपरवाइजर मुझ पर डोरे डालने की कोशिश करता रहता था, उसे नौकरी से निकाल दिया गया और आज किसी ने उसे पीटा। जाहिरा तौर पर वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था। उसे इतना राहत महसूस करते हुए देखकर मैं बस मुस्कराया, एक खामोश अनजान नायक। प्रतिशोध के बच्चे। कुछ हफ्ते बाद विक्टोरिया असेंबली लाइन पर बेहोश हो गई और उसे पास के क्लिनिक ले जाया गया। मैं जल्दी से वहां गया और डॉक्टर ने मुझे बताया कि वह गर्भवती थी। 1 महीने से ऊपर। हमारे पहले जीवन में मैं उसके साथ सावधान रहा था, हमेशा सुरक्षा का उपयोग करता था। वो कभी गर्भवती नहीं हुई थी। इस बार मैंने गणित लगाने की जहमत नहीं उठाई थी। मुझे एहसास हुआ कि बच्चा उसी पहली रात को गर्भ में आया होगा। कोई फैसला लेने से पहले मैंने इस बारे में लंबे समय तक सोचा। वो उसे जन्म देने वाली थी। जब महान मिस वैंडरहोल को अंततः अपनी याददाश्त वापस मिलेगी और पता चलेगा कि मेरा एक बच्चा है, तो उसके चेहरे का भाव, बस इसकी कल्पना करना ही रोमांचित करने वाला था। सारा, विक्टोरिया क्लिनिक के बिस्तर पर आराम कर रही थी। मैंने धीरे से उसका नाम पुकारा। सारा मिलर, यही वह नाम है जो मैंने उसे इस बार दिया था। मैंने उसे एक नया सामाजिक सुरक्षा नंबर और आईडी दिलाने के लिए कुछ तार भी खींचे थे। हम एक बच्चा पैदा करने वाले हैं, मैंने कहा, उसकी आंखों में देखते हुए सारे नकली प्यार के साथ जो मैं जुटा सकता था। मैं उसे रखना चाहता हूं। वो हमारे प्यार का प्रतीक है। अगर तुम उसे चाहते हो तो हम उसे रखेंगे, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उत्तम, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह गर्भवती थी इसका मतलब यह नहीं था कि वह काम करना बंद कर सकती थी। मैंने कारखाने में उसे कम मांग वाले पद पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था की, जिसे वह बैठकर कर सके। वेतन का दिन आया। मेरे अनुरोध के अनुसार कारखाने ने विक्टोरिया को नकद भुगतान किया। अपने पहले महीने के लिए वो घर 5,80,000 रुपए लेकर आई। हमारे अपार्टमेंट में वापस आकर उसने अपने पर्स से लिफाफा निकाला, कड़क 500 रुपए के नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और उसे एक ट्रॉफी की तरह मेरे सामने पेश किया। हनी, ये मेरी पहली सैलरी है, ये तुम्हारे लिए है। उसके हाथों को देखकर, जिनमें पहले से ही छाले पड़ने लगे थे, मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो मैं महसूस करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। दया। मैंने उसे तुरंत कुचल दिया। मैंने गड्डी से 4,000 रुपए निकाले और उसे वापस उसके हाथ में धकेल दिया। तुम इसे रखो, अपने लिए कोई अच्छी फेस क्रीम खरीद लेना। धन्यवाद, हनी।
उसने 4,000 रुपए ऐसे पकड़े जैसे मैंने उसे अभी अभी जीतने वाली लॉटरी का टिकट सौंप दिया हो। उसका चेहरा एक चमकदार मुस्कान में खिल गया। बाद में वह दवाई की दुकान से लोशन का 800 रुपए का डिब्बा लेकर घर आई और शीशे के सामने खड़ी होकर खुशी खुशी उसे अपने चेहरे पर लगाने लगी। उसे देखकर मैं लगभग हंस पड़ा। विक्टोरिया, ओह विक्टोरिया, मुझे यकीन है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 800 रुपए का स्किन केयर उत्पाद इस्तेमाल नहीं किया होगा। क्या तुमने किया है? पिछली बार तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा दाग हूं। इस बार मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा हूं कि वह दाग स्थायी हो। मेरा लक्ष्य उसे इतनी पूरी तरह से बर्बाद करना था कि जब तक उसे याद आए कि वह कौन थी, उसके पिछले 3 साल अंतहीन शर्मिंदगी का स्रोत बन जाए। जंग को वैध बनाने के लिए हम कोर्ट हाउस गए और शादी का लाइसेंस लिया। हमने एक छोटा सा वेडिंग रिसेप्शन भी रखा। बेशक सब कुछ सस्ते में किया गया था। हमारी शादी के दिन विक्टोरिया का पेट पहले ही दिखने लगा था। वो वहां एक जर्जर किराए की शादी की पोशाक में खड़ी थी, मुझे शुद्ध, बिना मिलावट वाले प्यार से भरी आंखों से देख रही थी। ये इतना हास्यास्पद था कि मैं लगभग जोर से हंस पड़ा। ईथन, मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए बहुत खुश हूं। सुख दुख में जब तक मौत हमें जुदा न कर दे। उसकी आंखें सचमुच चमक रही थी। हां, मैंने सिर हिलाया उसे गेले लगाते हुए। सुख दुख में जब तक मौत हमें जुदा न कर दे। लेकिन मेरे दिमाग में मैं उपहास कर रहा था। ये जहरीली औरत मेरे साथ असली जिंदगी बांटेगी, जैसे कि कभी ऐसा हो। अपने 7वें महीने तक विक्टोरिया इतनी बड़ी हो गई थी कि अब काम नहीं कर सकती थी, इसलिए वो गर्भावस्था पर ध्यान केंद्रित करने के लिए घर पर ही रही। उसने अपने गोल पेट को धीरे धीरे सहलाने, गुनगुनाने और मीठी मीठी बातें करने की आदत डाल ली थी। डैनियल, तुम वहां अंदर बड़े और मजबूत हो रहे हो। बस 3 और महीने और तुम अपने मम्मी और डैडी से मिलोगे। एक पल के लिए मुझे संदेह की चुभन महसूस हुई। क्या मैं जो कर रहा था वो वाकई सही था? लेकिन फिर मुझे नदी का दमघोंटू अंधेरा याद आया, हवा के लिए जलते हुए मेरे फेफड़ों का एहसास, और मेरा संकल्प स्टील की तरह सख्त हो गया। मैं उसे कलंकित करने जा रहा था। मैं उसे इतना पहचानने योग्य नहीं बनाने जा रहा था कि वो उस व्यक्ति से घृणा करे जो वो बन गई थी। 10वें महीने तक उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था, जैसे उसने अपने सामने एक विशाल तरबूज बांध लिया हो। कभी कभी आप बच्चे को अंदर लात मारते और खींचते हुए देख सकते थे। ईथन, देखो, वो मुझे लात मार रहा है, विक्टोरिया पुकारती। उसका चेहरा उसी बीमार, मीठी मुस्कान से चमक रहा था। लेकिन मुझे सच्चाई पता थी। ये प्यारा सा घरेलू दृश्य एक नाजुक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। समय पंख लगाकर उड़ गया और 7-8 महीने बीत गए। बच्चे की मदद के लिए मेरी मां फ्लोरिडा में अपने घर से आ गई। विक्टोरिया ने डैनियल को दूध छुड़ा दिया था और अचानक उसके हाथ मुक्त होने से उसने कारखाने में काम पर वापस जाने के बारे में बात करना शुरू कर दिया। हनी, अब जब तुम्हारी मां यहां मदद करने के लिए है तो मैं काम पर वापस जाना चाहती है। अगर हम दोनों बचत करें तो हम जल्दी ही एक घर खरीद सकते हैं। उसने गरीबी के हमारे साझा जीवन को पूरी तरह से मान लिया था। घर खरीदना उसका जुनून बन गया था। मैं उसे पूरी तरह से बताना चाहता था कि वो असली विक्टोरिया शायद कम से कम 100 संपत्तियों की मालिक थी, यदि अधिक नहीं। लेकिन निश्चित रूप से वो विक्टोरिया वैंडरहोल थी, सारा मिलर नहीं। सच तो ये था, मैंने अपनी क्रिप्टो कमाई से पहले ही एक विशाल कोंडो खरीद लिया था, लेकिन मैं अभी वहां नहीं जाना चाहता था। एक दाग का स्थान क्वींस के एक सस्ते किराए के अपार्टमेंट में ही है। पिछले आधे साल से मैं उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल रहा था। स्पष्ट रूप से एक बच्चे को दूध पिलाना ही उसे थका देने के लिए काफी था। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इकट्ठा करने के काम पर वापस जाना चाहती थी,
तो उसे रोकने वाला कौन था? मुझे जो उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि वो वास्तव में इसमें अच्छी थी। उसके वापस जाने के 2 सप्ताह से भी कम समय में विक्टोरिया को लाइन सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। हनी, मैं अब एक सुपरवाइजर हूं। मुझे 8,30,000 रुपए प्रति माह की वेतन वृद्धि मिली है। उसे इतना गर्वित और खुश देखकर मुझे झुंझलाहट की लहर महसूस हुई। मैंने उसे वहां पीड़ित होने के लिए भेजा था, कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने के लिए नहीं। वो एक मैनेजर कैसे बन गई? मैं उसे पदोन्नति लेने से पूरी तरह से मना नहीं कर सकता था, लेकिन अन्य तरीके भी थे। मैंने उसे हर रात जगाए रखना शुरू कर दिया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही हफ्तों के भीतर वो फिर से गर्भवती हो गई। स्नैप, एक और बच्चा। हम दोनों ने अल्ट्रासाउंड स्कैन को देखा। पहले एक लड़का और अब एक और आने वाला है। कुल मिलाकर 2 बच्चे हो गए। और फिर मैंने सोचा, 2 बच्चे, ये एकदम सही है। जब विक्टोरिया को अंततः अपनी याददाश्त वापस मिलेगी और उसे एहसास होगा कि उसने मुझे 2 बच्चे दिए हैं, तो ये दाग इतना गहरा होगा कि इसे कभी धोया नहीं जा सकेगा। क्या वह गुस्से से मर नहीं जाएगी? हाँ, मैं अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पा रहा था। हनी, मैं सच में कड़ी मेहनत करना और एक घर के लिए पैसे बचाना चाहती हूं। विक्टोरिया ने मुझसे कहा। उसकी आवाज धीमी और हिचकिचाती हुई थी। अनकहा संदेश स्पष्ट था। वो ये दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी। ऐसा कोई मौका नहीं था। ज्यादा बच्चे होने का मतलब है ज्यादा आशीर्वाद, मैंने उसे आसानी से बताया। और घर की चिंता मत करो। मैंने दरअसल पहले ही एक घर खरीद लिया है। मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। उसकी भौहें ऊपर चढ़ गई। उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक जो जल्दी ही चिंता में बदल गई। लेकिन हमारी आय के साथ क्या हम वास्तव में 2 बच्चों को पालने का जोखिम उठा सकते हैं? वह अभी भी पैसों को लेकर चिंतित थी। आराम करो, मैंने उसे आश्वस्त किया। मैं काम पर बहुत अच्छा कर रहा हूं। मुझे एक बड़ी वेतन वृद्धि मिली है और मुझे अब मुनाफे में भी हिस्सा मिलता है। मुझे इस साल 8.3 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करनी चाहिए। ओह, और तुम्हें वो क्रिप्टो याद है जो मैंने कुछ समय पहले खरीदा था? ये लगभग 100 गुना बढ़ गया है। इसकी कीमत अब लगभग 83 करोड़ रुपए है और ये शायद बढ़ता ही जाएगा। अब से हमें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तुम बस बच्चे पैदा करने पर ध्यान दो। मैं उसे अपनी संपत्ति की पूरी सीमा भी नहीं बता रहा था। मेरे क्रिप्टो पोर्टफोलियो की कीमत वास्तव में 830 करोड़ रुपए से अधिक थी। कुछ ही वर्षों में यह संभवतः हजारों करोड़ का हो जाएगा। एक बात जो मैंने कही वह सच थी। हालांकि हमें पैसे के बारे में फिर कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और सच में किसी भी अन्य प्रकार की यातना की तुलना में विक्टोरिया वैंडरहोल को मेरे 2 बच्चों की मां बनाना मेरे द्वारा तैयार की गई सबसे उत्तम सजा थी। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था कि वह कैसी दिखेगी जब वह जागेगी और खुद को 2 छोटे बोझों से बंधा हुआ पाएगी। लेकिन हमारे पास पहले से ही एक बच्चा है। एक और बच्चा पैदा करना, यह बेहद ज्यादा लगता है। भूलने की बीमारी के बावजूद उसका दिमाग अभी भी तेज था। मेरी दूसरी बच्चे की मांग के सामने वो स्पष्ट रूप से झिझक रही थी। आज के युग में ज्यादातर लोग दूसरा बच्चा पैदा करने से पहले 2 बार सोचते थे। मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर एक डेबिट कार्ड निकाला। मैंने इसमें 4.15 करोड़ रुपए डाले थे। मैंने कार्ड उसके सामने टेबल पर पटक दिया। इस कार्ड में 4.15 करोड़ रुपए हैं। अगर तुम बच्चा पैदा करने के लिए सहमत हो तो मैं तुम्हें पिन दूंगा। 4.15 करोड़ रुपए। उसकी वर्तमान मानसिक स्थिति में यह एक अकल्पनीय भाग्य था। उसका पूरा शरीर जम गया। 1 सेकंड के अंश के बाद उसका हाथ बाहर निकला और उसने टेबल से कार्ड छीन लिया, इसे एक कसकर पकड़ लिया। पिन, मुझे पिन बताओ। स्पष्ट रूप से 4.15 करोड़ रुपए के लिए वह दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए तैयार थी।
उसे नहीं पता था कि उसके पिछले जीवन में उसके गहनों के एक टुकड़े की कीमत उससे कहीं अधिक थी। और अब वो यहां थी, याददाश्त खो चुकी अमीरजादी, एक और बच्चे के लिए अपना शरीर बेचने को तैयार एक ऐसी रकम के लिए जो उसके असली रूप के लिए केवल पॉकेट मनी थी। मैंने उसे पिन बताया और उसका चेहरा शुद्ध खुशी से चमक उठा। और मैं इतना खुश था कि मुश्किल से खुद को हंसने से रोक पा रहा था। ये दोनों के लिए फायदे का सौदा था। हम पहले भी गर्भावस्था से गुजर चुके थे, इसलिए उसे पता था कि क्या उम्मीद करनी है। वास्तव में विक्टोरिया अपने सूजते पेट के साथ कारखाने में और 4 या 5 महीने तक काम करने में सफल रही। बात इस हद तक पहुंच गई कि कारखाने के मालिक ने मुझे बुलाया, वस्तुतः मुझसे विनती की कि मैं उसे घर पर ही रहने दूं। उसे डर था कि कहीं वो असेंबली लाइन पर प्रसव पीड़ा में न आ जाए और इसके लिए उसे जिम्मेदार न ठहराया जाए। मैं भी लापरवाह नहीं हो सकता था। वो अंदर मेरा दूसरा बच्चा है। 5वें महीने तक मैंने अपना पैर नीचे रख दिया। कारखाने का और कोई काम नहीं, बस बहुत हो गया। तुम घर पर रहकर आराम करोगी, कोई और काम नहीं। पहले मैं बदला लेने के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा था, अब मैं अपने निवेश, अपने बच्चे की रक्षा कर रहा था। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। खुश। विक्टोरिया अनिच्छा से घर पर रहने के लिए सहमत हो गई। पलक झपकते ही 10वां महीना आ गया, वह दिन जब उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। डॉक्टरों ने सी सेक्शन की सिफारिश की, यह कहते हुए कि यह सुरक्षित है। मैं सहमत हो गया। बच्चा जल्दी बाहर आ गया। एक स्वस्थ बच्ची डिलीवरी रूम में जोर से रो रही थी। हमने उसका नाम सोफी रखा और इसी दिन उस घमंडी, अभिमानी विक्टोरिया वैंडरहोल ने, जिसने मुझे एक दाग के रूप में देखा था, लौटने का फैसला किया। रुको, मेरा नाम सारा नहीं है। मैं विक्टोरिया वैंडरहोल है। तीव्र चक्कर आने की एक लहर के बाद उसे सब कुछ याद आ गया। जब उसने फिर से मेरी ओर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। मुझे एक पल में ही पता चल गया कि वह वापस आ गई है। मुझे जिस बात की उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि उसे सिर्फ अपनी पुरानी जिंदगी ही याद नहीं आई थी, उसे अपना पिछला जीवन भी याद था। उसने काफी देर तक मुझे घूरा, फिर उसकी भौहें सिकुड़ गई। तुम इस बार निश्चित रूप से बहुत व्यस्त थे, है ना? उसने कहा, उसकी आवाज में बर्फ टपक रही थी। न केवल तुमने मुझे कारखाने में काम करने भेजा, बल्कि तुमने मुझे अपने लिए 2 बच्चे पैदा करने पर मजबूर किया। तुम मुझे क्या समझते हो? कोई बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री? जैसे ही मैंने ये सुना, मुझे पता चल गया कि उसे पहला जीवन भी याद है। मेरी तरह उसका भी पुनर्जन्म हुआ था। उत्तम, अब हम अंततः हिसाब बराबर कर सकते थे। विक्टोरिया वैंडरहोल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को दूसरा मौका मिलेगा। कुछ ही क्षण पहले हम एक प्यार करने वाले जोड़े थे, अब हम दुश्मन थे जो एक दूसरे को घूर रहे थे। मेरे जैसा कोई व्यक्ति। विक्टोरिया शब्दों को बुदबुदाई, अपने स्वयं के मांसल, सूजे हुए हाथों को नीचे देखते हुए, फिर पहली बार अपने फूले हुए, अधिक वजन वाले शरीर को दर्ज करती हुई प्रतीत हुई। खैर, गुजरते सेकंड के साथ उसका चेहरा गहरा होता गया। तुम्हें क्या पता? और देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं एक राक्षस जैसी लग रही हूं। उसका चेहरा एक पूर्ण टूटने के कगार पर फड़क रहा था। हाँ, मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था और मैंने अपने चेहरे पर जीत की मुस्कान छिपाने की जहमत नहीं उठाई। इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। मैंने छुरा घोंपने का फैसला किया। अब विक्टोरिया, इतना परेशान मत हो। आखिर तुम मेरे 2 बच्चों की मां हो। इसके अलावा अभी अभी तुम्हारा सी सेक्शन हुआ है। तुम अपने टांके नहीं तोड़ना चाहोगी। उसके 2 बच्चों के उल्लेख ने उसे वापस फोकस में ला दिया। उसने मुझे घूरा, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी।
तुम में बहुत हिम्मत है। तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें इसके लिए भुगतान करवाऊंगी। बस इंतजार करो। वो पिछली बार जैसी ही थी। जैसे ही चीजें उसके हिसाब से नहीं, वह दुष्ट हो गई। लेकिन इस बार मैं उसके लिए तैयार था। अच्छा है, मैं इंतजार करूंगा। मैंने पलट कर थूका। हमारी निगाहें टकराई। हम दोनों लगभग आग उगल रहे थे। तभी छोटी सोफी, जो कुछ देर के लिए शांत हो गई थी, फिर से रोने लगी। नवजात शिशु की चीख हम दोनों को सिरदर्द देने के लिए काफी। ठीक है, अब तुम किसका इंतजार कर रही हो? उसे दूध पिलाओ, मैंने झटके से कहा। बच्चे को उठाया और उसे उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने मुझे एक ऐसी नजर से देखा जो मार सकती थी, लेकिन उसने कर्तव्यपरायणता से, यद्यपि गुस्से में, अपना अस्पताल का गाउन उठाया और बच्चे को दूध पिलाने लगी। महान विक्टोरिया वैंडरहोल, जो कभी इतनी अछूती थी, अब वह सूजी हई, थकी हुई थी और मेरे बच्चों को स्तनपान कराने के लिए मजबूर थी। मुझे शुद्ध, बिना मिलावट वाली संतुष्टि की लहर महसूस हुई। उसने अभी तक अपने धनी माता पिता को फोन नहीं किया था, लेकिन जब हमें अस्पताल से छुट्टी मिली तो बाहर निकलने पर पत्रकारों की एक भीड़ हमारा इंतजार कर रही थी। मिस वैंडरहोल, मैनहट्टन की एक उत्तराधिकारिणी के रूप में, क्या यह सच है कि आप 3 साल से लापता हैं और इस आदमी के साथ आपके 2 बच्चे हैं? मिस वैंडरहोल, आपने अभी अभी जन्म दिया है, सही? हमने सुना है कि आपके पहले एक लड़का और अब एक लड़की। पत्रकारों ने अपने कैमरे और माइक्रोफोन उसके चेहरे पर धकेल दिए, उस पर सवालों की बौछार कर दी। मैंने उन्हें बुलाया था। बिल्कुल, मैं चाहता था कि ये कहानी सार्वजनिक हो। मैं चाहता था कि पूरी दुनिया मेरे और हमारे 2 बच्चों के बारे में जाने। इस तरह वह चुपचाप हमसे छुटकारा पाने की कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेगी। वास्तव में उसे हमारे अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसे शायद हमें अपने साथ वैंडरहोल हवेली भी ले जाना पड़े। विक्टोरिया को एहसास हुआ कि पत्रकार मेरी करतूत थे। उसने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस मुड़ी और मुझे एक और नजर दी जो शुद्ध खंजर जैसी थी। एक रिपोर्टर ने मुझे नोटिस किया। सर, आप जरूर मिस वैंडरहोल के पति होंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप दोनों कैसे मिले? सर, आप काफी बड़े आदमी हैं। उसके जैसी एक उत्तराधिकारिणी को अपने 2 बच्चों की मां बनाना। हाँ, मैं अपनी मुस्कान को मुश्किल से दबा पाया। उस शाम विक्टोरिया के माता पिता हमारे अपार्टमेंट में आए। ओह विक्टोरिया, मेरी डार्लिंग, हम 3 साल से तुम्हारी तलाश कर रहे हैं। हम बहुत चिंतित थे। विक्टोरिया की मां अंदर दौड़ी, अपनी बेटी को परेशान कर रही थी। लेकिन जब उसने डैनियल को देखा, जो अब एक बच्चा था, और फिर नवजात सोफी को उसके पालने में, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। 1 मिनट रुकना, क्या ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? विक्टोरिया विक्टोरिया पूरी तरह से पतन के कगार पर लग रही थी, लेकिन वह केवल सिर हिला सकी। हाँ मॉम, वे आपके पोते पोती हैं। मेरी अपनी मां, जो पास खड़ी थी, झुंझला उठी। माफ कीजिए, लेकिन वे मुझे दादी कहते हैं। वे आपके पोते पोती हैं। विक्टोरिया ने मेरी मां की ओर देखा, लेकिन कोई बहस नहीं की। मुझे पता था कि वो क्या सोच रही थी। वह पहले से ही हिरासत की लड़ाई की योजना बना रही थी। मुझे कोई ऐतराज नहीं। मेरी पत्नी सारा मिलर थी, विक्टोरिया वैंडरहोल नहीं। अगर उसने कस्टडी के लिए मुझसे लड़ने के लिए अपनी वास्तविक पहचान का उपयोग करने की कोशिश की, तो मेरे पास वैंडरहोल परिवार की संपत्ति के पीछे जाकर वापस लड़ने के तरीके थे। मुझे अपने पिछले जीवन से पता था कि विक्टोरिया के पास अपने परिवार के निगम में भारी संख्या में शेयर थे। वैंडरहोल साम्राज्य की कीमत लाखों करोड़ थी। अगर वे हिरासत की लड़ाई चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि वे अपनी संपत्ति को लेकर लड़ाई के लिए भी तैयार रहें। ऐसा लग रहा था कि विक्टोरिया को भी इस बात का एहसास हो गया था। एक दिन बाद
उसने हमारा सामान पैक किया और मुझे और दोनों बच्चों को वैंडरहोल हवेली ले गई। हालांकि पिछली बार के विपरीत मेरे पास अब मेरा अपना सुरक्षा घेरा था। कोई रास्ता नहीं था कि वह इस बार मुझे नदी में फेंक दे। डैनियल तुम्हारा नाम रख सकता है, उसने पहुंचते ही घोषणा की, लेकिन सोफी वैंडरहोल नाम अपनाएगी। ये एक उचित मांग थी। मैंने कंधे उचकाए। मुझे कोई ऐतराज नहीं। नामों के मुद्दे को सुलझाने के बाद उसने कुछ और बात उठाई, और तुम आधिकारिक तौर पर वैंडरहोल परिवार में शामिल जाओगे। हमें एक उचित शादी करनी होगी। एक शीर्ष सामाजिक हस्ती के रूप में उनकी स्थिति के लिए धन्यवाद। उनके 2 बच्चों की कहानी पहले ही वायरल हो चुकी थी। इसे दबाना मुमकिन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि विक्टोरिया ने अपनी किस्मत से इस्तीफा दे दिया है। वह चाहती थी कि मैं उसके परिवार में शादी कर लूं। मेरा असली लक्ष्य उसकी संपत्ति का एक हिस्सा प्राप्त करना था। उसके पैसे को अपतटीय क्रिप्टो खातों में जमा किए गए हजारों करोड़ों के साथ मिलाकर मैं एक कॉरपोरेट अधिग्रहण शुरू कर सकता था और वैंडरहोल साम्राज्य को कुचल सकता था, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था। उसने मेरे पिछले जीवन में मुझे मार डाला था। भले ही वो मेरे बच्चों की मां थी, मैं अपने बदले से कभी नहीं हारूंगा। उसे ये पता होना चाहिए था। तो वह मुझे अपने परिवार में शादी करने के लिए क्यों कह रही थी? विक्टोरिया, मुझे ये मत बताना कि तुम भूल गई हो कि मैं अपने पिछले जीवन में कैसे मरा था। मैंने उसे आजमाने का फैसला किया, लेकिन मेरे शब्दों पर वो बस भ्रमित लग रही थी। क्या तुम पिछले जीवन में मर गए? उसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि उसे सच में कुछ नहीं पता था। कुछ तो गड़बड़ थी। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरे पिछले जीवन में मेरी मृत्यु मेरी सोच से कहीं अधिक जटिल हो सकती है। नासमझ मत बनो, विक्टोरिया। ये तुम्हारी सुरक्षा टीम थी जिसने मुझे नदी में फेंक दिया था। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने आदेश दिया था। मैंने उसे करीब से देखते हुए दबाव डाला। विक्टोरिया की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गई। मैंने नहीं दिया। उसने बिना एक पल की हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। मैंने कभी किसी को तुम्हें मारने का आदेश नहीं दिया। बाद में जब मुझे अपनी याददाश्त वापस मिली तो मैंने हमारे साथ बिताए 3 वर्षों के बारे में सोचा और मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारे बिना सो नहीं सकती थी। मुझे पछतावा हुआ। मैं तुम्हें ढूंढने भी गई, लेकिन मेरे सहायक ने मुझे बताया कि तुम विदेश चले गए हो और मुझे फिर कभौ नहीं देखना चाहते हो। उसके बाद मुझे नींद आने में परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने कुछ बहुत ज्यादा नींद की गोलियां ले ली। जब मैं उठी तो मैं यहां थी। अतीत की हमारी यादें मेल नहीं खाती थी। हम दोनों को एक ही समय में एहसास हुआ कि कोई और तार खींच रहा था, और शायद मैंने गलत व्यक्ति से नफरत की थी। निश्चित रूप से थोड़ी खुदाई के बाद हमें सच्चाई का पता चला। ये विक्टोरिया का पिता था जो एक नाजायज बेटे के साथ साजिश रच रहा था जो उसका साइड में था। उसने विक्टोरिया के सहायक और उसकी पूरी सुरक्षा टीम को मुझे रास्ते से हटाने के लिए पैसे दिए थे। वो घटना जहां विक्टोरिया पानी में गिर गई थी और उसकी याददाश्त चली गई थी, वो भी नाजायज बेटे का ही काम था। इस रहस्योद्घाटन ने कि उसके पति का एक गुप्त बेटा है, विक्टोरिया की मां को क्रोधित कर दिया। सौभाग्य से वही वह थी जो वास्तव में कंपनी चलाती थी, और अधिकांश शेयर पहले से ही विक्टोरिया के नाम पर थे। एक साथ काम करते हुए मां और बेटी ने विक्टोरिया के पिता को उनके जीवन में कंपनी से बाहर कर दिया, जिससे उनके पास कुछ नहीं बचा। तो ऐसा लगता है कि तुमने गलत व्यक्ति से नफरत की, विक्टोरिया ने कहा। हम पेंट हाउस की बालकनी में खड़े थे, हाथ में वाइन के गिलास लिए, शहर की जगमगाती रोशनी को देख रहे थे। वो सही कह रही थी। मैंने 3 साल एक ऐसी नफरत में बिता दिए थे जो पूरी तरह से गलत दिशा में थी। लेकिन तुम पूरी तरह से निर्दोष नहीं हो, मैंने चुपचाप जवाब दिया। अगर उसने अपनी याददाश्त वापस पाने के बाद मेरे साथ एक गंदे रहस्य जैसा व्यवहार नहीं किया होता,
अगर उसने मुझे दूर नहीं धकेला होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तुम्हें निश्चित रूप से अपना बदला मिल गया, उसने मेरी ओर मुड़ते हुए कहा। तुमने मुझे असेंबली लाइन पर काम करने के लिए भेजा और मुझे तुम्हारे 2 बच्चों की मां बनाया। क्या अब तुम मुझे माफ कर सकते हो? उसने मुझे देखा। चांदनी में उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे एहसास हुआ कि अब कोई गुस्सा नहीं था। मैंने हाथ बढ़ाया। मेरी बाह उसकी कमर के चारों ओर उतनी ही स्वाभाविक रूप लिपट गई जैसे वो पहले 1000 बार लिपट चुकी थी। मैं झुका और उसके होठों को अपने होठों से मिला लिया। भले ही मेरे सामने खड़ी विक्टोरिया अब थोड़ी भारी, थोड़ी नरम थी, लेकिन मेरे शरीर को अभी भी उसका शरीर याद था। मेरे होठों को अभी भी उसके चुंबन का स्वाद याद